हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। आज जो है हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेसन में हम लोग वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात किए थे। आज जो है हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट लेसन थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो, ताकि ये वाला लेसन जो है आपको समझने में आसानी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट क्या होता है पहले जान लेते हैं। टेक्स्ट के हिसाब से देख लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन डील्स विथ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर यूज एज फूड एंड फाइबर. Farmers are faced with the challenge of producing sufficient crops to meet growing consumer demand while maintaining the quality and quantity of resources for future generations. There are 7 basic agricultural practices followed while growing a crop. तो क्रॉप प्रोडक्शन जनरली ये होता है कि क्रॉप को जो है ग्रो करना होता है फूड एंड फाइबर के लिए। क्रॉप जो है जनरली हमारे माइंडसेट में ये रहता है कि क्रॉप जो प्रोड्यूस होता है बस हमारा फूड ही मेजर तरीके से जो है होता है प्रोडक्शन, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है हमारा प्रोडक्शन होता है कपड़ों के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बहुत सारे वेराइटी के जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उसके लिए भी हमें जो है क्रॉप का उगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का जो है प्रोडक्ट का डिफरेंट टाइप का जो है क्रॉप्स उगता है। हमारे फाइबर के लिए जो हमारा कपड़ा आता है उसका जो फाइबर बनता है उसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्रॉप्स चाहिए होते हैं। और उसमें जो रंग लगते हैं, डाइज जो भी लगते हैं, वो भी जो है अगर हम लोग ऑर्गेनिक वे में यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल वे में यूज़ कर रहे हैं तो इंडिगो जैसे प्लांट्स का भी जो है खेती किया जाता है कलरिंग के लिए, डाइज के लिए, फाइबर डाइज के लिए। तो ये सब जो होता है इसके लिए भी क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए होता है। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा फार्मर्स को जो है चैलेंज फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो है हमारे कंज्यूमर होते हैं, उन कंज्यूमर हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो चुका है तो कंज्यूमर का डिमांड भी जो है ग्रो हो रहा है। लेकिन उसके हिसाब से आगे वाले जनरेशन को ध्यान में रखते हुए जो है आज का जो कंज्यूमर डिमांड को सेटिस्फाई करना फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बढ़ा रहे तो क्वालिटी को हम लोग कम कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फार्मर्स को भी जो है चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करना पड़ रहा है कि हमारा क्रॉप जो है प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आए, लेकिन हमारा क्रॉप जो है क्वालिटी ख़राब ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं। देर आर 7 बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड वाइल ग्रोइंग ए क्रॉप। तो जो क्रॉप फार्मर्स ग्रो करते हैं उनको बेसिक 7 प्रैक्टिसेस जो है, 7 बेसिक स्टेप्स जो है फॉलो करना पड़ता है, उससे जो है वो लोग क्रॉप उगा सकते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स है पहले देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट कैन बी डन बाय प्लगिंग and plugging means turning and loosening of soil with a plug. Leveling helps in breaking of big lumps of soil formed after plugging. With the help of leveler and manuring, mixing of soil with manure to increase soil fertility. तो पहले जो है उनको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेड जो है प्लांट्स लगाने के लिए या फिर क्रॉप उगाने के लिए उनका बेड क्या होता है, सॉइल होता है। तो सॉइल को जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे करते हैं सॉइल को प्रिपेयर? वो लोग प्लगिंग करते हैं। प्लग जैसे एक आजकल तो ट्रैक्टर में लगाया हुआ आता है, लेकिन पहले जो है हल से होता था, हल से जोता जाता था ज़मीन को। अभी जो है ट्रैक्टर से होता है, ऐसे ही प्लगिंग होता है। उसमें मशीनरीज लगा हुआ रहता है और वो जो है सॉइल को जो है प्लगिंग करते हुए आगे बढ़ता जाता है और पूरा फार्म को जो है वो प्लगिंग करता है। और उससे क्या होता है फिर हमारा फार्म जो भी रहता है वो लूज़ होता है, ऊपर का मिट्टी नीचे जाता है, नीचे का मिट्टी जो है ऊपर आता है। फिर क्या करते हैं वो लोग, लेवलिंग करते हैं। तो लेवलिंग में क्या होता है, तो लेवलर चाहिए होता है लेवलिंग के लिए। तो लेवलर आता है लेवल करने के लिए। तो फिर वो क्या करता है, जो ऊपर नीचे हो गया था मिट्टी जो है, ऊपर नीचे जो मिट्टी हुआ था उसमें जो है बहुत बड़े बड़े लंप्स थे, क्योंकि वो ऊपर नीचे हुआ था। तो नीचे वाला मिट्टी जब ऊपर आता है बड़े बड़े लंप के फॉर्म में ऊपर आके पड़े रहता है, और ऊपर वाला मिट्टी जो है नीचे चला जाता है। तो इस हिसाब से ऊपर में जो भी लंप्स आया होता है उसको जो है लेवलिंग करने के लिए लेवलर चाहिए होता है। फिर जो है फिर क्या होता है, थर्ड स्टेप में मैन्योर किया जाता है, मैन्योरिंग किया जाता है, मैन्योर ऐड किया जाता है मिट्टी में। तो मैन्योर जो है रखा हुआ रहता है फार्म में, कहीं से लेके वो लोग जो है मैन्योर रखे हुए रहते हैं फार्म में। उसको जो है फिर से मशीन के द्वारा जो है चारों तरफ फैलाया जाता है, ताकि जो है ये सॉइल के साथ अच्छी तरह से मिल जाए, ताकि सॉइल का फर्टिलिटी जो है ग्रो हो पाए। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट, प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। फिर सेकंड पॉइंट में क्या है, सोइंग। तो प्लांट ये सब सॉइल पहले जो है हमारा सेट हो जाता है, सॉइल बेड जैसे हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद हमारा फार्मर्स का काम रहता है कि सोइंग करना, यानी कि सीड को सो करना। तो उसमें क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ ए क्रॉप इन सॉइल। तो वो लोग जो है पैटर्न के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीड्स जो है फिर सो करते हैं। फिर क्या आता है थर्ड पॉइंट में आता है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, बोथ आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ही जो है एसेंशियल होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल में।
और उनको जो है ऐड किया जाता है फिर थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, इरिगेशन होता है, सप्लाइंग वाटर टू प्लांट एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ऐसा नहीं कि बस सीड सो कर दिए गए, सीड सोइंग के बाद ही एक बार इरिगेशन करना रहता है, ऐसा नहीं है। रेगुलर इंटरवल में जो है फार्मर्स को इरिगेट करना पड़ता है ज़मीन को, ताकि नमी बना रहे और प्लांट्स जो है अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड टू अलाउ क्रॉप्स प्रॉपर एक्सेस टू लाइट, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स। तो फिर जो है जैसे हम लोग मैन्योर वगैरह दे देते हैं और प्लांट्स के मतलब सीड के पास पास अगर हम लोग इरिगेट करने लगते हैं, पानी दे देते हैं, तो फिर क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं, घास वगैरह, तो वो सब जो है उगने लगते हैं। वो सब उगने से क्या होता है, फिर जो है क्रॉप्स जो है प्रॉपर एक्सेस नहीं हो पाता है लाइट, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट के लिए, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट हम लोग ज़मीन में डालते हैं ये लोग भी जो है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ये अनवांटेड प्लांट जो है वो हमारा फर्टिलाइज़र और मैन्योर लेके बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, और इससे जो है हमारा रिक्वायर्ड प्लांट जो है हार्म होता है। तो उनको जो भी जो होता है रिमूवल करना पड़ता है बीच बीच में, टाइम टू टाइम जो है रेगुलर इंटरवल में अनवांटेड प्लांट्स को जो है रिमूव करना रहता है। फिर क्या रहता है, हार्वेस्टिंग। सिक्स्थ पॉइंट में आता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, कटिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड। तो फील्ड में क्रॉप तो मैच्योर हो गया, लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमारा काम है कि फार्मर्स का काम रहता है कि हार्वेस्ट करना रहता है। क्रॉप तो हो गया, अब मैच्योर होने के बाद वो तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें फिर जो है डिफरेंट टाइप के कीड़े लग सकते हैं और बारिश वगैरह होता है, तो फिर जो है हमारा मैच्योर क्रॉप फिर वेस्ट भी हो सकता है। तो उसको जो है प्रॉपर टाइम में हार्वेस्ट भी करना रहता है, ठीक है। फिर ये गया सेकंड, सिक्स पॉइंट। फिर आता है सेवन्थ पॉइंट। सेवन्थ पॉइंट में क्या होता है, स्टोरेज करना रहता है। कीपिंग ग्रेन्स और प्रोड्यूस सेफ फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो जो भी क्रॉप हम लोग अभी मैच्योर क्रॉप्स कलेक्ट किए हैं उनको फिर जो है स्टोर करना रहता है प्रॉपरली, सेफली। किससे, रैट से, इंसेक्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई वगैरह और मॉइस्चर से, ठीक है। तो इन सब से जो है हमें फिर स्टोर करना रहता है हमारे मतलब कटे हुए मैच्योर क्रॉप्स को, ठीक है। उनको जो है फिर से अच्छे से स्टोर करना रहता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इस तरह से जो है 7 पॉइंट रहता है हमारा एक क्रॉप के प्रोडक्शन में। फिर देखते हैं क्या लिखा गया है। नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। Crop production management involves the controlling of various aspects of crop production so as to obtain the maximum and quality yield, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवाइज करने में क्या क्या हमें ज़रूरत हो सकती है, और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या आता है। जनरली हमें क्रॉप का प्रोडक्शन तो इम्प्रूव करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम लोग क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्वालिटी भी जो है हमें ध्यान में रखते हुए जो है क्रॉप प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो द मेजर 3 कंपोनेंट्स आर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो इसका मेजर 3 कंपोनेंट क्या होता है कि पहले जो है हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रोवाइज करने के लिए, ताकि जो है क्वालिटी में कमी ना आए, और इरिगेशन जो है टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। इरिगेशन ना हो, पानी का सप्लाई अच्छे से ना हो, तो फिर जो है क्रॉप अच्छा से ग्रो नहीं कर सकता है, क्रॉप का जो है मरने का चांसेस भी रहता है। फिर क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग का जो पैटर्न होता है क्योंकि मतलब कितने महीने में वो जो है मैच्योर होता है, उसके हिसाब से हम लोग दूसरा क्रॉप फिर ग्रो करते हैं। तो उसके पैटर्न को भी जो है हम लोग अब पहले पढ़ चुके हैं, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में पढ़ चुके हैं क्रॉपिंग पैटर्न कैसे क्या होता है। तो आगे अगर हम लोग 4 to 5 मंथ्स में मैच्योर होने वाले क्रॉप को अगर हाइब्रिडाइज करके थोड़ा सा जल्दी अगर हम लोग मैच्योर करा लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट वगैरह दे के उनका जो है जेनेटिकली मॉडिफाई करके और जो है उनकी वेराइटी में इम्प्रूवाइज़ करके, तो फिर जो है हमें और 2-3 महीना जो है एक्स्ट्रा मिलता है, उसमें जो है हम दूसरे टाइप के क्रॉप भी लगा सकते हैं। ये हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट भी देता है। तो इस तरह का प्रैक्टिसेस जो है हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब था, और भी क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवाइज़ करने के लिए और भी 3 स्टेप्स, ठीक है। तो और 3 स्टेप्स में हम लोग क्या देखें कि मैंने क्रॉप इम्प्रूवाइज करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवाइज करने के लिए और भी 3 स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें क्या आता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स इन डिटेल। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे क्या होता है, एंड फिर इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या आता है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए प्लांट ग्रोइंग इन योर गार्डन? हैव यू एवर थॉट अबाउट द सोर्स फ्रॉम विच ए प्लांट obtains nutrition? Plants require certain nutrients that are needed for the growth and development. Nutrient management is the system to manage the amount, form, placement and timing of the application of nutrients to plants. तो न्यूट्रिशन कैसे प्लांट्स में ग्रो होता है,
तो कभी आप अगर गार्डन में कोई भी प्लांट उगते हुए देखे होंगे तो आपको सोच में आना चाहिए कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि प्लांट जो है ज़मीन में उगता है तो ज़मीन से ही उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत सारे वेराइटी के होता है जो कि प्लांट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, जो कि उसको ज़मीन से मिलता है, सॉइल से मिलता है। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी जो है हमें एक अमाउंट में, एक फॉर्म में जो है करना चाहिए, टाइम टू टाइम जो है उसको अप्लाई करना चाहिए, प्लांट के लिए देना चाहिए, और प्लेसमेंट भी उसका सही से होना चाहिए ताकि उसको लाइट, स्पेस एंड न्यूट्रिशन सही से मिले। फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स दैट द प्लांट्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स utilize the same building of their organic matter. The main sources of nutrients for plants are air, soil and water. ठीक है, तो ये जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो उनको जो है ये जनरली इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिक उसमें जो है क्या आता है, एयर, सॉइल एंड वाटर आता है। ये जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, उसको फिर जो है ये यूटिलाइज करते हैं, इसको जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बाद में हम लोगों के द्वारा यूज़ होता है। इन टोटल देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। टोटली प्लांट्स के द्वारा जो है 16 न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रहता है। आउट ऑफ 16 न्यूमरल्स 2 न्यूट्रिएंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर। तो 16 में से 2 कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है उनको एयर से मिल जाता है। हाइड्रोजन जो है तीसरा चीज़ जो कि वाटर से मिलता है प्लांट को, हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। These 3 elements, carbon, oxygen and hydrogen, are called non-essential elements as they are not obtained from soil. इन तीनों को जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, एयर एंड वाटर से कंज्यूम कर लेते हैं, जिसको हम लोग नॉन एसेंशियल बोलते हैं। थर्ड पॉइंट में ये आता है कि द रिमेनिंग 13 न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स, दे आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वाटर एंड एयर से जो है मिल जाता है, लेकिन ये नॉन एसेंशियल होते हैं। बाकी जो 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उनको रूट्स के द्वारा प्लांट्स को ज़मीन से मिलता है, और इसको जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। Mays in 1915 divided those essential plant nutrients into 2 categories. Micronutrients are nutrients required in small quantities, while macronutrients are nutrients required in larger quantities. तो मेज जो है वो 1915 में जो है इस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जो है डिवाइड कर दिए हैं फिर से 2 भाग में। तो पहला जो है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाता है, फिर दूसरा जो है कैटेगरी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है लार्जर क्वांटिटी में फिर जो है प्लांट्स को चाहिए, कहाँ से, सॉइल से, रूट्स के द्वारा। तो ये जो है हम लोग अभी प्लांट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान रहे हैं कि क्या क्या उसको न्यूट्रिएंट सप्लाईज में चाहिए और उसमें फिर क्या क्या आता है हमारा। फिर जो है हम लोग मैन्योर के बारे में देखेंगे, लेकिन अगले लेसन में। यहाँ तक जो है आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए। अगले लेसन में जो है हम लोग मैन्योर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है तो भी आप बता सकते हैं। और अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो इसको जो है कमेंट करके जाइए, और कुछ भी जो है आपको ऐड ऑन चाहिए या फिर कुछ पॉइंट्स मिस हो रहा है तो भी आप कमेंट कर दीजिए। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।